सर एक ऐसा सेक्टर जो हम इंडियंस मानते कि भाई ये तो चढ़ना ही चढ़ना है, तो प्रॉफिट देगा ही देगा, जिसमें हमारा बिलीफ सबसे ज्यादा है, दैट इज द रियल एस्टेट सेक्टर। और क्यों ना हो, बिकॉज अगर आप हमारी फैमिलीज में देखोगे, मेजॉरिटी केसेस में सबसे बड़ा जो एसेट रहा है वो रियल एस्टेट ही रहा है। मेजॉरिटी केसेस में जब फैमिली अपलिफ्ट हुई है पूरी इकोनॉमिकली, उसका रीजन एक रियल एस्टेट ही रहा है। बट यहाँ पे ना कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, जहां एक तरफ ये बोला जाता है रियल एस्टेट सेक्टर भारत में बाय 2030 $1 ट्रिलियन तक को ऊपर पार कर जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर बाय 2030 विल गिव अ कैगर ग्रोथ रेट ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 20%। सर इट इज सेड दैट रियल एस्टेट सेक्टर बाय 2030 हमारी जीडीपी में अप टू 13% तो कंट्रीब्यूट करने वाला है। और ये और भी माइंड ब्लोइंग फैक्टर ये है कि यही रिपोर्ट बताती है दैट बाय 2047 रियल एस्टेट सेक्टर इन आवर कंट्री विल क्रॉस द वैल्यूएशन अपवर्ड्स ऑफ $5 to $8 ट्रिलियन। अब डिलेमा क्या है? डिलेमा ये है, एक जगह जहां पे ये हम नंबर्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई गुड़गांव में प्रॉपर्टी बिक्री है 40 करोड़ की, फ्लैट है 10 करोड़ के, 5 करोड़ के, 15 करोड़ के, ये नंबर्स हैं फ्लैट्स के, ये प्राइसेस हैं। और वहीं पे हम ये पढ़ते हैं कि ट्रैफिक का क्या हाल हो रहा है, सड़कों में पॉट होल्स हैं, बारिश में शहर मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर सब फ्लड कर जाते हैं। तो इज दिस जस्टिफाइड या ये एक बबल है? वेल, आज की वीडियो में गोयला रियल एस्टेट सेक्टर को पूरा धुंधेगा। मैं क्या कवर करूंगा, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, रिस्क क्या है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, इंटरनेशनल रियल एस्टेट सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, फोकस क्या है, अश्वथ दामोदरन की वैल्यूएशन लूंगा वेयर ही सेज दैट रियल एस्टेट सेक्टर इज ग्रोसली ओवर प्राइस्ड। क्या लॉजिक है, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, हर चीज। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो ना मैं आपको यही बताऊंगा इस सेक्टर में कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, इस सेक्टर में कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। एंड ये गोयला का चैनल है जहां पे हम हार्डकोर रिसर्च में बिलीव करते हैं, टोल्ड टू यू इन अ सिंपल मैनर सो दैट आपका कन्विक्शन इज एक्सट्रीमली हाई। एंड वीडियो लंबा होगा तो या तो आप इसको 1.5x में देख सकते हैं, वरना अगर आपको और जल्दी है तो आप टाइम स्टैम्प्स में स्किप कर सकते हैं जहां पे आपको एग्जैक्टली जाना है। बट ये चीज की गारंटी है सर, रियल एस्टेट सेक्टर पे इसके बाद आपको और कोई वीडियो की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये गोयला का प्रॉमिस मैं अभी से आपको कर रहा हूं। लेट्स गो। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं ना, उसके एक दिन पहले ये मुझे ट्रस्ट पायलट पे मेहुला से ये रिव्यू आया है। एक बार रीड दिस। आई एम करंटली एनरोल्ड इन ISMA 3.0 प्रोग्राम बट माय जर्नी स्टार्टेड विद GSF व्हेन आई साइंड अप फॉर ISMA 2.0 ड्यूरिंग कोविड। तो जो हमारा इररिस्टिबल स्टॉक मार्केट आर्किटेक्चर 2.0 प्रोग्राम था ना, हमने उसको अपग्रेड कर दिया 3.0 प्रोग्राम देके, क्योंकि हमने देखा कि हमारे ISMA 2.0 प्रोग्राम में मोर देन 12,170 प्लस मेंबर्स एनरोल्ड है, बट बहुत लोग हैं जो उस प्रोग्राम का फुल बेनिफिट उठा ही नहीं पाए। तो हमने उस सबको सॉल्व करके पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम जहां पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर दीजिए, आपकी पोर्टफोलियो ट्रैक होगा, रिबैलेंस होगा, हर चीज वी मेड ISMA 3.0. Let's see her review. I had already read Beating the Street by Peter Lynch and I was interested in investing but wasn't able to translate ideas based on American markets to my context. This is what GSF helped me bridge. When ISMA 3.0 was launched, I was hesitant to join as I was unsure what more value could it provide over ISMA 2.0, which I had completed. But they really improved the systems. They leveraged AI into research. They have also broken down the topics further ease for understanding. For example, in fundamental analysis part, they expanded on the factors to consider whether to add or remove stocks from one portfolio. This provides a robust foundation on which I can start my investment journey. It also allows me to stay invested even when the prices of stocks are down. For me, I feel the present systems really simplify the implementation. Though after ISMA 2.0, I implemented some strategies, I wasn't confident enough to buy the stocks. ISMA 3.0 broke down the existing system and further added more explanations which helped me a lot and I feel more confident in trying to buy stocks. लोग ना सर थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विद आवर सिस्टम्स, एंड हमारे सिस्टम्स में अभी बहुत मैसिव डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 70% का डिस्काउंट। लिंक नीचे है, यू वांट टू गेट स्टार्टेड, आ जाना। अब पहले समझते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एग्जैक्टली है क्या। अब एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा, और अगर आप रेंटिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ये सब रियल एस्टेट सेक्टर के अंडर आएगा। अब मैं ना ब्रॉडली आपको रियल एस्टेट सेक्टर के सेगमेंट्स बताता हूँ। अब सबसे पहले आ जाता है
रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। बेसिकली इसमें ये हाउसिंग है, लिविंग स्पेसेस है फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर फैमिलीज और फॉर ग्रुप्स। जैसे आपका सिंगल फैमिली होम्स हो गया, अपार्टमेंट्स हो गए, विलाज हो गए, टाउन हाउसेस हो गए, ये सब चीजें। उसके बाद आता है कमर्शियल रियल एस्टेट। ये होता है स्पेसेस फॉर बिजनेस ऑपरेशन, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, IT पार्क्स, रिटेल आउटलेट्स, शॉपिंग मॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका आएगा इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। ये है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे स्टोरेज होती है, जहाँ लॉजिस्टिक्स होती है, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, इंस्टीट्यूशनल पार्क्स, इधर आएगा। फिर आएगा आपका रिटेल रियल एस्टेट, बेसिकली जहाँ पे लोग कंज्यूमर्स जाते हैं टू गेट सर्विसेज और टू बाय प्रोडक्ट्स, जैसे आपका शॉपिंग मॉल्स हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गया, हाई स्ट्रीट शॉप्स हो गई, शोरूम्स हो गए, ये सब इस सेगमेंट में आएगा। फिर हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट आ जाता है। यहाँ पे आपका होता है अकोमोडेशन की रियल एस्टेट, मतलब होटल्स, आपके हॉस्टल्स, स्टेज। फिर आता है मिक्स्ड यूज रियल एस्टेट सेक्शन। अब ये वो होते हैं जो आजकल बिल्डर्स बनाते हैं ना, जहाँ पे कुछ बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स पे मॉल है, कुछ फ्लोर्स पे ऑफिस है, कुछ फ्लोर पे पूरा ही आपका रहने की जगहें हैं। आजकल बहुत ऐसे फैंसी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो इनको बोलते हैं मिक्स्ड यूज रियल एस्टेट। एंड फिर आता है एग्रीकल्चरल रियल एस्टेट। अगेन द नेम सेज इट, जहाँ पे जो फार्मिंग के लिए यूज होता है, जो डेयरी फार्म्स के लिए यूज होता है, जो रैंचेस के लिए होता है, जो फॉरेस्ट्री के लिए होता है, तो ये है एग्रीकल्चर रियल एस्टेट। फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रियल एस्टेट सेक्टर ना, ब्रॉडली दीज कैटेगरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द इंडस्ट्री ओवरव्यू, सो दैट आपको ऑन अ ब्रॉडर बेसिस पता चल जाए कि भाई डिमांड सप्लाई क्या सिचुएशन है इस इंडस्ट्री में, और हर एक सेगमेंट को सेपरेट लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल सेगमेंट की। अब रेजिडेंशियल सेगमेंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी, एनारॉक रिपोर्ट आई थी, द इंडियन रेजिडेंट मार्केट एनुअल अपडेट 2024। अब इसके डेटा के हिसाब से बताया था दैट 2024 पे 4.59 लाख हाउसेस को बेचा गया था, जबकि सप्लाई कितनी थी ऑफ 4.12 लाख हाउसेस। सो सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, विच इज अ हेल्दी सिचुएशन। और इसलिए जो सेल्स होती ना, द सेल्स इंक्रीज्ड बाय 16% और पहुंच गई थी टू 5.68 लाख करोड़। हाँ, इन ऑल फेयरनेस काफी सारी जो सेल्स हुई थी ये प्रीमियम और लग्जरी होम्स के चक्कर में काफी बढ़ गई थी। अब आपने न्यूज में ये भी बहुत सुना होगा कि बिल्डर्स तो फ्लैट बना रहे हैं बट कोई फ्लैट खरीद नहीं रहा है और ये फ्लैट्स अनसोल्ड पड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2019 में 30 मंथ्स की हाउसिंग ना अनसोल्ड पड़ी हुई थी, बट अब ये बहुत इंप्रूव कर गया है, जहां पे 2014 में सिर्फ 14 मंथ्स के हाउसिंग वाज अनसोल्ड। व्हाट डज दैट मीन? कि अब हाउसेस ना आर सेलिंग मच फास्टर। अब आ जाते हैं ऑफिस सेगमेंट में, और ये तो अगेन काफी क्रेजी है। 2024 में 79 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ ऑफिस स्पेस वो बेची गई थी, और सप्लाई कितनी थी? सिर्फ 52.3 मिलियन स्क्वायर फीट। तो जो डिफरेंस था, डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम है ना, विच इज अ हेल्दी थिंग, जिसकी वजह से प्राइसेस को बेनिफिट मिलता है। ऑल फेयरनेस में जो 70% जो ऑफिस स्पेसेस बिकी है ना, वो सिर्फ है बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में। बाकी जगह ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, और ज्यादातर ये स्पेसेस कौन ले रहा है? टेक कंपनीज दे रही हैं, बैंकिंग कंपनीज दे रही हैं, NBFC दे रही हैं, बिकॉज आजकल जो कॉर्पोरेट्स है ना, दे वांट स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस जो सस्टेनेबल हो, सेफ हो, यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हो, रेस्टिंग रूम्स भी हो, क्लीननेस बहुत अच्छी रहे, पार्किंग का इशू ना रहे, पूरी एक अच्छी सिटी टाइप फील दे जहाँ पे लोग अच्छा काम कर पाए। इन स्पेसेस की डिमांड अब बहुत ज्यादा बढ़ी है। फिर आ जाते हैं हम रिटेल सेगमेंट में। अब बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग ना, 6.4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल एरिया वॉज सोल्ड। अब रिटेल एरिया में आपके क्या जाएगा? आप क्या जाएंगे? शॉपिंग मॉल्स, आपके डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कंपेयर टू 2023, हाँ ये सिग्निफिकेंटली कम है जैसा आप देख सकते हैं, बट अब देखिए सप्लाई से 1.2 मिलियन स्क्वायर फुट की है और डिमांड कितनी थी ऑफ 6.4 मिलियन स्क्वायर फुट। एंड ये जो गैप इतना ज्यादा है, ये इसलिए है बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है फ्रॉम अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल। इसलिए प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ने धूम मचा रखी थी, अब सारे हैं प्रीमियम शॉपिंग मॉल्स। तो ब्रॉडली ये 3 सेक्टर का आपको इंडस्ट्री ट्रेंड समझ आ गया ना, कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। बट अब क्वेश्चन ये आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या रियल एस्टेट सेक्टर ओवरवैल्यूड है? और इसका आंसर आपको खुद डिसाइड करना है। मेरा काम है आपको प्रोस कॉन्स सब कुछ बताना। अब पहली चीज जिसके लिए हम देखना चाहेंगे ना, वो है हम क्या कंपेयर करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर कितना मार्केट कैपिटल में पार्टिसिपेशन करता है और कितना GDP में कंट्रीब्यूट करता है। दिस टेल्स अस कि सेक्टर ओवरबॉट है, अंडरबॉट है। सो अगर मार्केट कैपिटल में रियल एस्टेट सेक्टर ज्यादा है और GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है कम, मतलब रियल टाइम कम पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस सेक्टर ओवरवैल्यूड है। एंड अगर GDP में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो अंडरवैल्यूड है। सिंपल। अब अगर देखेंगे मार्केट वैल्यू को देखेंगे, सो रियल एस्टेट सेक्टर इज ओनली 3.4% ऑफ इंडियाज टोटल मार्केट कैपिटल, जबकि इन 2025 रियल एस्टेट सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग 7% टू इंडियाज GDP।
सो अगर आप ये सिंपल फैक्ट देखोगे तो इससे ये कंक्लूजन क्या आता है कि रियल एस्टेट सेक्टर अंडरवैल्यूड है। बट इतनी जल्दी आप ओपिनियन मत बनाओ। अब आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अश्वथ दामोदरन, हु इज नोन एज द किंग ऑफ वैल्यूएशंस। उनके हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर इज ग्रोसली ओवरवैल्यूड। अब एक बार उनका लॉजिक समझते हैं। अब वो ये बोलते हैं कि इंडिया में जो रियल एस्टेट सेक्टर है 2024 में वैल्यू अराउंड $482 बिलियन एंड 2030 तक इट इज फोरकास्टेड टू रीच अराउंड $1 ट्रिलियन, उसके ऊपर जो हमने पहले डिस्कस किया था। अश्वथ दामोदरन सेइंग कि भाई दिस इज ओनली बेस्ड ऑन सेंटिमेंट, इसमें कोई फंडामेंटल लॉजिक है ही नहीं, कोई लॉजिकल सेंस नहीं है इसका। अब इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट आप उनका लॉजिक समझ पाओ। फिर आप यू अग्री विद इट, नॉट अग्री विद इट, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अब व्हाट ही सेज कि रेंटल यील्ड्स होनी चाहिए बिटवीन 4 to 6%, तब एक प्रॉपर्टी राइटली प्राइस होती है। बट इंडिया में रेंटल यील्ड्स आर बिटवीन ओनली 2 to 3%। टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक इंडिया में है और किसी डेवलप्ड कंट्री में। अब इंडिया में जो साल का रेंट आएगा 2 to 3% रेंटल यील्ड के हिसाब से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में, वो होगा फ्रॉम 16,667 to 25,000 रुपीज। जबकि वही रेंट स्पेस आपको बाहर की प्रॉपर्टीज मिलेगा फ्रॉम 33,333 to 50,000 रुपीज। दिस व्हाट अश्वथ दामोदरन सेज कि सर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसको मैं थोड़ा और आपको डीपली समझाऊंगा। अब बाय द बुक देखते हैं किसी प्रॉपर्टी को वैल्यू कैसे किया जाता है। एक सिंपल जो फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल रेंट, मतलब साल के 12 महीने का रेंट, अपॉन रेंटल यील्ड। सिंपल है। तो रेंटल यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल रेंट डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू 100। इससे आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रॉपर्टी खाली जा रही है बट प्रॉपर्टी ओनर अपना रेंट कम नहीं कर रहा है, वो सस्ते रेंट में देगा नहीं और पूरी प्रॉपर्टी खाली है। व्हाई? बिकॉज अगर रेंटल यील्ड चेंज हो जाती है और रेंटल यील्ड कम हो जाती है तो ऑन पेपर टेक्निकली प्रॉपर्टी वैल्यू विल कम डाउन। अभी तक क्लियर है? समझ आ रहा है? और ऐसे अभी तक क्लियर है तो एक लाइक ये तो शायद बनता है। क्यों? अब आता है प्राइस टू रेंट रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय द रेंटल यील्ड। अब अगर रेंटल यील्ड है 3%, ठीक है, तो फॉर्मूला इसको लगाते हैं तो प्राइस टू रेंट रेशियो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.03 विच विल इक्वल टू 33.33। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल, कि अगर एक प्रॉपर्टी आपको रेंटल यील्ड 3% का दे रही है, ठीक है, तो आपको 33 इयर्स का रेंट देना पड़ेगा फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आप समझो ना? तो इस रेंट प्राइस टू रेंट रेशियो में हम कंपेयर क्या करते हैं कि कितने सालों का रेंट देना पड़ेगा टू बाय दैट प्रॉपर्टी। और अगर आप फेयर वैल्यू देखोगे तो इट इज सेड कि अगर रेंटल यील्ड 8 से 10% के बीच में है तो आपको 10 से 12 साल का रेंट देना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड कि भाई प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, खरीद लो। अगर रेंटल यील्ड 5 to 7% के बीच में है, जिसका मतलब आपको 14 to 20 इयर्स का रेंट देना पड़ेगा टू बाय दैट प्रॉपर्टी, जो बोलते हैं कि अगेन इट्स फेयरली वैल्यूड। बट अगर रेंटल यील्ड 2 to 4% के बीच में है, इसका मतलब आपको 25 से 50 साल का रेंट देना पड़ेगा टू बाय दैट प्रॉपर्टी। इंडिया में जहां रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3% है, प्राइस to rent ratio is 35 to 50 times, which is very expensive. Price to rent ratio को आप एक PE की तरह ही समझो। अब मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया है ऑफ मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर। तो डेटा की मैं डिटेल में जाऊंगा, बट जो मुझे कंक्लूड हुआ है कि मुंबई में अगर ऑन एवरेज आप घर खरीदोगे ना, आपको 44 इयर्स का रेंट देना पड़ता है, दिल्ली में 33 इयर्स का एंड बैंगलोर में 27 इयर्स का, विच is very high and property prices are overpriced। और सिचुएशन सर इतनी खराब है कि मुंबई जैसे शहरों में एक आदमी को 48% ऑफ हिज लाइफ टाइम इनकम स्पेंड करनी पड़ती है टू बाय अ हाउस। एंड इवन आफ्टर दिस इट इज सेड कि 2025 में हाउसिंग प्राइसेस 6.5% बढ़ गई हैं एंड 2026 में यही हाउसिंग प्राइसेस 7.5% से और बढ़ जाएंगी। एंड दिस इज व्हाई ही कॉल्स इट स्पेक्युलेटिव। वो बोलते हैं कि भाई फंडामेंटल्स का बेस तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। व्हाट ही सेज, इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर इतना आगे क्यों बढ़ा है? सबसे पहली चीज कल्चरल साइकोलॉजी, जहां पे इंडियंस को लगता है कि भाई घर खरीदना एक शान की बात है और घर खरीदना इनहेरेंटली हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है किसी भी इंडियन के लिए। उसके बाद है वीक रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। अश्वथ दामोदरन सिंह की रेरा आ गया है, डिजिटलाइजेशन हो रही है रियल एस्टेट में, बट उसके बावजूद भी रियल एस्टेट ओवरप्राइस है, बिल्डर्स एक्स्ट्रा पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट में डिलेस अभी भी हो रहे हैं। एंड ही सेज कि दिस इज द वर्स्ट इन लग्जरी होम्स एंड लग्जरी होम्स इन 2024 वर हाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंशियल होम्स सोल्ड। और इस लग्जरी बायसेंस के चक्कर में मिडिल क्लास पे और प्रेशर पड़ रहा है बिकॉज रियल एस्टेट प्राइसेस आर गेटिंग इवन मोर एक्सपेंसिव। तो सर बात का तात्पर्य सिंपल है, जो अश्वथ दामोदरन के शब्दों में बता रहा हूं, इन इंडियाज प्रॉपर्टी मार्केट
prices are not being set by expected cash flows but by the collective faith that the prices will keep rising. He says कि इंडियंस का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि रियल एस्टेट की प्राइस कभी नीचे जाएगी ही नहीं, रियल एस्टेट हमेशा अच्छा करता ही रहेगा. ये बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग भर भर के रियल एस्टेट में पैसा डाली जा रहे हैं, डिमांड बढ़ी जा रही है, सप्लाई मैचअप नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑफ विच रियल एस्टेट प्राइसेस ऊपर बढ़ती ही जा रही है, जबकि दे फंडामेंटली डू नॉट मेक एनी सेंस. बट रिमेंबर दिस, ये अश्वत्थ दामोदरन का टेक है. इट डज नॉट मीन ही इज राइट, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो इस थ्योरी को कंप्लीटली अपोज करते हैं. बहुत सारे एनालिस्ट जो प्रो दिस सेक्टर है वो बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा आ चुका है, जीएसटी हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, विच हैव मेक थिंग्स बेटर, और आगे जाके चीजें और बेटी रहेंगी. वो बोल रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हो रही है, राइजिंग इनकम हो रही है, रीट्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल फंड्स आ रहे हैं, और पैसा रियल एस्टेट डेवलपमेंट में बहुत आ रहा है, सरकार बहुत बेनिफिट्स दे रही है. सो बहुत सारे एनालिस्ट आर स्टिल प्रो रियल एस्टेट कि रियल एस्टेट को सर ऊपर ही जाना है, एंड दे बिलीव रियल एस्टेट सेक्टर कभी नहीं गिरने वाला. और ये इसलिए भी बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज ग्रोथ ट्रेंड्स. अब इन ट्रेंड्स को समझते हैं. सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनकम लोगों की बढ़ रही है, एंड स्पेशली जब मैं इनकम की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अबाउट द मिडिल क्लास इनकम. सरकार ने सर टैक्सेस कम कर दिए तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे और हाउसिंग में ज्यादा पैसा आएगा. अब तो इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए और बोल रहे हैं कि 2026 में सरकार इंटरेस्ट रेट और कम करने वाली है, और होम लोन्स की एप्लीकेशन भी अब फास्टर प्रोसेस होंगी, जल्दी लोन सैंक्शन होंगे. तो लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो रियल एस्टेट में ना अब और पैसा आने वाला है. फिर सेकंड पॉइंट आता है कि रियल एस्टेट एज अ जीडीपी ड्राइवर. अब बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे गैप क्या है कि इंडिया में जो रियल एस्टेट सेक्टर है हमारी जीडीपी में एज ऑफ नाउ सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करता है, बट यही रियल एस्टेट सेक्टर इन डेवलप्ड इकोनॉमीज कंट्रीब्यूट करता है 15% टू जीडीपी, इन चाइना कंट्रीब्यूट करता है टू 21% टू जीडीपी. सो द ग्रोथ ऑफ स्कोप, जबकि शायद लॉजिकल ना हो, इज स्टिल वेरी हाई. थर्ड पॉइंट है कि हाउस होल्ड इनकम्स भी बढ़ गई है, सेविंग्स तो हो ही रही है, बट हमारा पर कैपिटा $2,500 के आसपास है, एंड इट इज फोरकास्टेड कि $5,000 तक चला जाएगा, तो वो भी अच्छा है. उसके बाद पॉइंट आता है अर्बनाइजेशन का. लोग सारे शहर में आना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का, तो लोग घर ज्यादा खरीदेंगे. फिर सप्लाई एंड डिमांड, जहां पे सप्लाई कम रही है डिमांड ज्यादा रही है. सो दीज आर द ग्रोथ ड्राइवर्स. बट सेइंग दिस, सर रियल एस्टेट सेक्टर में ना स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स भी है. अब उन थ्रेड्स को समझते हैं. पहला थ्रेड है कि हाउसिंग प्राइसेस इतनी इंक्रीज कर जाए कि वेज जो लोगों की है उससे मैचअप ही ना कर पाए, जो जिसके सिम्टम्स हमें एक्चुअली अभी देखना शुरू हो गए हैं. उसके बाद या तो एक पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए, फिर डिस्ट्रप्शंस इन जॉब क्रिएशन. आईटी सेक्टर में ऑलरेडी जॉब क्रिएशन की प्रॉब्लम आ रही है, और क्या पता एआई से डिस्ट्रप्शन और बढ़ती जाए. उसके बाद जो जॉब क्रिएशन हो रही है वो उस पेस में नहीं हो रही है जिस पेस में रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ रही है. फिर सर जियोपॉलिटिकल रिस्क भी पूरे हैं. अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, एंड क्या पता कल को अगर इकोनॉमी अच्छा ना करे, गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज बैंक इंटरेस्ट रेट्स, और बैंक इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेंगे, वैसे ही सर रियल एस्टेट में पैसा आना कम हो जाएगा. मेरे साथ हो ना, मजा आ रहा है ना. ऑब्जेक्टिव ये है सर, मैं आपकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, आपको प्रोस कॉन्स हर चीज बताऊंगा, सो दैट यू आर सेंसिबल, यू कैन टेक द राइट डिसीजन. जो भी मैं बता रहा हूं उन सोर्सेस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी है. खुद की रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड बात से देखिए सर, आपकी कन्विक्शन तगड़ी रहनी चाहिए. अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है टू हेल्प द रियल एस्टेट सेक्टर. और मैं तो सर आपको ये भी इंकरेज करूंगा, ये जो वीडियो है ना, इसको डिस्कशन के लिए और यूज करो. इस वीडियो को आप शेयर करो अपने प्रॉपर्टी ब्रोकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने आरडब्ल्यू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सो दैट लोग भी अपनी टिप्पणी दे पाए और आपको उनका भी ओपिनियन पता चले कि भाई इज रियल एस्टेट सेक्टर रियली दैट स्ट्रॉन्ग, और उनका क्या टेक है इस पे. सो एक काम करो, अभी आप शेयर कर सकते हो, आप भूल जाओगे, अभी शेयर कर दो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कर दो व्हाट्सएप पे जल्दी शेयर कर दिया. लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. अब स्कीम्स तो यहाँ पे बहुत सारी हैं. जैसे आपको पता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग को 2015 से पुश करती आ रही है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पे टारगेट क्या है, 1.12 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेस देने हैं फॉर द अर्बन पुअर, ऑफरिंग सब्सिडीज अप टू 2.5 लाख, प्रमोटिंग वुमेन होम ओनरशिप, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है. उसके बाद आता है स्मार्ट सिटीज मिशन. ये अगेन 2015 में लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव. इसका एम क्या है कि 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है, जहां पे 100 सिटीज सस्टेनेबल हो, सिटीजन फ्रेंडली हो, और फंडिंग मिली है ऑफ 48,000 करोड़. ठीक है. So far 7,900 projects have already been launched under this scheme, driving major infrastructure upgrades, जो आप ना काफी शहरों में देख भी सकते हो कि वो स्मार्ट सिटी अपग्रेड्स आ रहे हैं. फिर आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पे गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट
बेनिफिट देती है इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट को, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट को, सो दैट कि इनको टैक्स बेनिफिट्स मिले, टैक्स ब्रेक्स मिले, सप्लाई चेन को इश्यू ना हो, बिजली सस्ते में मिले, एंड स्टेट बेनिफिट्स भी आ रहे हैं. सो ऑल इन ऑल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर फ्रॉम द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग. आगे भी फोरकास्टेड स्ट्रॉन्ग ही रहने का, बिकॉज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फोकस करना चाह रही है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ज्यादा ही इंटेग्रल पार्ट आता है रियल एस्टेट. अब आई वांट टू टॉक अबाउट कौन सी कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा कर सकती हैं. एंड अगेन मैं हर कंपनी की डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, बट आपको ओवरऑल इन कंपनीज के हाइलाइट्स बताऊंगा, इनके फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे हम. एंड अगर आप चाहते हो कि किसी कंपनी में गोला डिटेल रिसर्च की वीडियो बना दो, अगर किसी कंपनी के नाम पे मुझे 50 कमेंट आ गए उसकी डिटेल वीडियो, समझो सर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया. अब सबसे पहले आती है DLF, मतलब ये तो स्टार बॉय है. अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूंगा, स्टॉक की बात करेंगे तो दिल्ली गुड़गांव में इनका हेडक्वार्टर्स है. ये रेजिडेंशियल में है, कमर्शियल में है, रिटेल में है. दे हैव डेवलप्ड अप टू 22 अर्बन कॉलोनीज इन दिल्ली. पूरा गुड़गांव ही इन्होंने बनाया हुआ है सिंस 1985. इंडिया का लार्जेस्ट लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है वो है DLF. उसके बाद है गोदरेज प्रॉपर्टीज. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में है, पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है, एंड दे आर नोन फॉर इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड मॉडर्न अर्बन डिजाइन्स, बैक्ड अप बाय 125-year-old गोदरेज लेगेसी. तो वो टैग इनके पास है, एंड केटर्स टू ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन कस्टमर्स. सो दे आर वर्किंग ऑन अ मैसिव स्केल. उसके बाद लोधा ग्रुप आ जाता है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बहुत सारा है. नॉर्थ में आपको उनका ज्यादा काम करके नहीं दिखेगा. दे हैव डेवलप्ड मोर देन 85 मिलियन स्क्वायर फीट. दे हैव डेवलप्ड मोर देन 40+ प्रोजेक्ट्स इन FY 2024. 60% रेवेन्यू इनका अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट से आता है. मतलब ये गवर्नमेंट से बहुत स्ट्रांगली अलाइन करते हैं इन देयर गोल्स. उसके बाद आता है ओबरॉय रियल्टी. अगेन मुंबई बेस्ड है. इसको हमने पहले कवर भी किया था स्टॉक को. ये रेजिडेंशियल स्पेसेस में है, ऑफिस स्पेसेस में है, रिटेल स्पेसेस में है, हॉस्पिटैलिटी स्पेसेस में है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी है. दे हैव कंप्लीटेड मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स कवरिंग 161 लाख स्क्वायर फीट. स्पेशलाइजेस इन प्रीमियम डेवलपमेंट्स एंड लाइफस्टाइल स्पेसेस. फिर आ जाता है शोभा लिमिटेड. बेंगलुरु में है, मुंबई में है, एंड ग्रेटर नोएडा में भी काम शुरू हो गया है इनका, जहां पे दे इनटू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रिटेल प्रॉपर्टीज, इंटीरियर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल है. ऑपरेशंस है इनके 12 सिटीज में. प्रोड्यूसेस इट्स ओन कंक्रीट एंड इंटीरियर प्रोडक्ट्स, जो इनके मार्जिन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है. एंड दे आर एंटरिंग इनटू न्यू ज्योग्राफीज नाउ. सो दिस सीम्स टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड मैनेजमेंट शोभा लिमिटेड की बहुत ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ी है. फिर आता है प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स. ये बैंगलोर में बहुत ज्यादा है. ये रेजिडेंशियल में है, कमर्शियल में है, हॉस्पिटैलिटी में है. दे आर राउंड फॉर द डिजाइन एंड क्वालिटी. इनके साउथ इंडिया में इनका फुटप्रिंट काफी ज्यादा है. कंसिस्टेंट इनोवेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक डेवलपमेंट, ये मैनेजमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है. इसके बाद आता है ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड. 1986 की कंपनी है सर. अगेन बैंगलोर बेस्ड ही है, ज्यादा काम इनका बैंगलोर साइड ही है. दे इनटू रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, एंड अगेन they are again huge. They have completed more than 275+ buildings totaling up to more than 80 million square feet. Well, just